मेरे प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के विषय में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी राजस्थान की भूगोल का। तो हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल को कंप्लीट करके फिर अपन भारत का भूगोल पढ़ेंगे, फिर विश्व का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। टॉपिक का नाम है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ये टॉपिक आज हमें करना है। ठीक है, इसी टॉपिक के विषय में आज अपन चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मैप हमारे राजस्थान का मैप है। किसका मैप है बताइए? राजस्थान, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और इसी राज्य के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, स्थिति और विस्तार के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब ये हमारे सामने आया, राजस्थान का मैप हमारे सामने आया और आते ही ये हमसे कह रहा है कि भाई मैं देखने में कैसा लग रहा हूं, कैसा दिखाई दे रहा हूं देखने में। तो देखिए, हमारे राजस्थान की जो आकृति है, क्या आप बता सकते हो कैसी है? तो ध्यान रखना, हमारे राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी है बताओ? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या आप कह सकते हो पतंगाकार। कैसी है बताओ? पतंगाकार आकृति है किसकी? हमारे राजस्थान की। ठीक है, और या आप इसको बोल सकते हो रोम्बोस प्रकार की आकृति है हमारे राजस्थान की। और इस प्रकार की आकृति बताने वाला व्यक्ति था टी एच हेडले। कौन था बताओ? टी एच हेडले। टी एच हेडले ने हमारे राजस्थान की आकृति जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताई है। और उसके साथ साथ आप लोग यूं कह सकते हो कि पतंग के जैसी हमारे राजस्थान की आकृति है, रोम्बोस जैसी हमारी राजस्थान की आकृति है। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति है टी एच हेडले। कौन है बताओ? टी एच हेडले। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने बनेगा कि ये जो हमारा राजस्थान है, ये विश्व में कोई ऐसा देश जिसके जैसी आकृति रखता है? हालांकि हमारे राजस्थान की आकृति बहुत ही शानदार है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करना चाहें, विश्व का कोई ऐसा देश है क्या जिसके जैसी हमारे राजस्थान की आकृति दिखाई देती है? तो आप लोग कह सकते हो ऐसा देश है विश्व में। और वो देश कौन सा है? वो है फ्रांस। कौन सा है बताओ? फ्रांस। मतलब हमारे राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी दिखाई देती है? फ्रांस के जैसी दिखाई देती है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न बनेगा, देखिए, हमारे राजस्थान की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो एक सीधी सी चर्चा हमारे सामने आती है, और वो ये आती है कि ये जो हमारा राजस्थान है जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी विश्व ग्लोब पे हम लोग चर्चा करें या इसमें भारत की स्थिति के हिसाब से इसकी चर्चा करें, तो वो कहां पे है वो भी हमें जानना क्या है? जरूरी है। तो प्रश्न बन रहा है, देखिए मैं यहां पे बात करूं आप लोगों के सामने, इस तरीके से आप लोगों के सामने ग्लोब है। कौन है बताओ? ग्लोब। भाई ग्लोब जो है, उस ग्लोब के बीचों बीच हम लोग कहते हैं कि एक रेखा है जिसको हम लोग कह सकते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या इसको हम लोग कह सकते हैं 0 डिग्री
जो भूमध्य या विषुवत-रेखीय जो व्रत है उसकी बात अपन लोग कर रहे हैं। तो आप देखोगे वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के, क्योंकि इसको क्या बोलोगे, भूमध्य रेखा। बोलो कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। हमारा जो राजस्थान है या हमारा भारत है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में है। किधर है बताओ, उत्तर में है। तो पहली बात तो ये है कि इसके उत्तर में आता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बताओ, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के दक्षिण में जो है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोला जाता है बताओ, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक है, अब प्रश्न यह बनता है कि जो हमारा भारत है या हमारा राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो ध्यान रखना, हमारा जो राजस्थान है या हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है बताओ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने बनेगा कि हमारे ग्लोब पे बीचों बीच इस तरीके से एक रेखा खींची गई है, इसको भी बोलते हैं 0 डिग्री। लेकिन इस रेखा का जो नाम है वो क्या है, वो है ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं इसको बताओ, इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, 0 डिग्री जो रेखा है इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, और इस रेखा का निर्धारण लंदन इंग्लैंड से किया गया है। अब प्रश्न यह बनता है कि ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है इसके यहां इस तरफ देखोगे आप हमारी पृथ्वी पे, तो इसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध। और इसके यहां पश्चिम की ओर देखोगे तो इसको बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। प्रश्न बना, ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, हमारा राजस्थान 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में है या पूर्व में है, आपको मुझे यह बताना है। बताइए किधर है हमारा राजस्थान 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के, तो आपको कहना है वो पूर्व में है। किधर है, पूर्व में है। एक सीधी सी सिंपल सी बात समझो, देखिए यहां पे एक रेखा है जिसको बोला जाता है करक रेखा। क्या बोला जाता है, करक रेखा। क्या बोलते हैं इसको बताओ, इसको बोला जाता है करक रेखा। और एक रेखा यहां पे है जिसको बोला जाता है मकर रेखा। कौन सी रेखा बताओ, मकर रेखा। देखो करक रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जबकि जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है बताओ, दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ये आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान में रख लेना है। दूसरा जो प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बन रहा है वो ये बनेगा कि ये जो कर्क रेखा है या भूमध्य रेखा है या मकर रेखा है, इनमें से ऐसी कौन सी रेखा है जो हमारे भारत से गुजरती है, बता सकते हो। तो देखिए इनसे अगर आप बात करोगे ना तो इनमें से एक ही ऐसी रेखा है जो महत्वपूर्ण, जो हमारे भारत से गुजरती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसका नाम है कर्क रेखा। यह हमारे भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है बताओ, मध्य से गुजरती है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आप लोगों के सामने इस तरीके से आप देखोगे तो हमारा जो भारत है, इस तरीके से आप देखोगे हमारा भारत का जो मैप है, हमारे जो हिंदुस्तान का मैप है, वो आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो मैप है वो किसका है, हम लोगों को कहना है कि ये जो मैप है वो हमारे भारत का है। किसका है बताओ, ये जो मैप है वो किसका है, हमारे भारत का मैप है। भाई किसका मैप है बताओ, ये मैप है हमारे भारत का। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये जो मैप है वो हमारे भारत का मैप है ना। अब प्रश्न ये बन रहा है, देखो ये जो रेखा है कौन सी, कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है, मध्य से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे भारत से जो है विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, और वो रेखा कौन सी है? वो है 0 डिग्री, सॉरी, वो जो रेखा गुजरती है वो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर ये भारत के मध्य से गुजर रही है तो क्या ये रेखा हमारे राजस्थान से भी गुजरती है? तो ध्यान रखना, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये हमारे राजस्थान से भी गुजरती है। ठीक है, तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको कहना है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भाई भारत के 8 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? पहले तो सीधा सा देख लो। देखो यहां पे अगर आप बात करोगे तो यहां भारत का एक राज्य है जिसको आप लोग कह सकते हो गुजरात। क्या कह सकते हो बताओ? गुजरात। यहां पे एक राज्य है उसका नाम है गुजरात। ये लो गुजरात हो गया। अब यहां पे जो राज्य है, यहां पे जो राज्य है वो है हमारा राजस्थान। ये लो देखो राजस्थान से भी गुजर रही है। और आगे यहां पे बात करोगे तो यहां पे जो राज्य है उसको कहते हैं मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के आगे बात करोगे तो एक राज्य आएगा जिसका नाम है छत्तीसगढ़। बोलो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में अगर कोई राज्य आता है उसको बोलते हैं झारखंड। बोलो कौन सा राज्य है? झारखंड। और झारखंड के बाद में जो राज्य है उस राज्य को बोला जाता है आपका पश्चिमी बंगाल। कौन सा बताओ? पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल के बाद में जो राज्य है उसको बोला जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो राज्य है उसको बोला जाता है मिजोरम। कौन सा रम? बोलो मिजोरम। तो एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमारे सामने ये आई कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। क्या उन 8 राज्यों में हमारा राजस्थान शामिल है? तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है भाई बिल्कुल हमारे राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो कर्क रेखा हमारे राजस्थान से गुजर रही है, तो देखिए राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कम है और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो अधिक है। अब प्रश्न ये बन रहा है कि हमारे राजस्थान से जो रेखा गुजर रही है कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसको क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बताओ? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। एक चीज और समझ लेना, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो भारत का जो उत्तरी भाग है ये तो किस में शामिल होगा? उपोष्ण कटिबंध में। किस में होगा बताओ? उपोष्ण कटिबंध में। और ये जो दक्षिणी भाग होगा ये किस में शामिल होगा? ये होगा उष्ण कटिबंध में। किस में होगा बताओ? उष्ण कटिबंध में। किस में होगा? उष्ण कटिबंध में। अब हमारे राजस्थान जो है उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, कौन सा भाग है? अधिकांश भाग है हमारे राजस्थान का वो कर्क रेखा के किधर है? उत्तर में। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है आपको? देखो यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कर्क रेखा है वो हमारे राजस्थान के यहां दक्षिण से गुजरती है इस तरीके से। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसको क्या कहते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बताओ? उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसको क्या कह सकते हो? कर्क रेखा। कौन सी रेखा बताओ? कर्क रेखा। प्रश्न बना कि भाई कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कौन से जिलों से गुजर रही है? हमने देखा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो राजस्थान के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? पहला प्रश्न।
अब आपसे प्रश्न किया कि राजस्थान के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप बताइए कितने जिलों से गुजर रही है। तो सीधा सा प्रश्न बन गया, राजस्थान के केवल 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से हम लोग कह सकते हैं भाई यहां तो जो जिला है उसको बोलते हैं बांसवाड़ा। क्या बोलते हैं बताओ? बांसवाड़ा। और एक जो जिला है उसको बोला जाता है डूंगरपुर। क्या बोला जाता है? डूंगरपुर। समझ रहे हो? मतलब बांसवाड़ा के कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्य से। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा का एक शहर है जिसका नाम है कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कुशलगढ़ जो है वो किसका शहर है? बांसवाड़ा। तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। लेकिन ये हमारे डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कहां से गुजरती है? दक्षिणी भाग से। कौन सी रेखा? आपको कहना है कर्क रेखा। प्रश्न बना कि राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है उसकी बांसवाड़ा में लंबाई कितनी है? तो आपको कहना है कि कर्क रेखा की बांसवाड़ा में जो लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर है। कितनी है बताओ? 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की बांसवाड़ा में जो लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर है। जबकि यहां अगर हम लोग डूंगरपुर की बात करें तो लगभग यहां पे 1 किलोमीटर जो है वो कर्क रेखा की क्या है? लंबाई है। कितनी है बताओ? 1 किलोमीटर लंबाई कहां पे है? डूंगरपुर में। और 26 किलोमीटर लंबाई कहां पे है? बांसवाड़ा में। किसकी? कर्क रेखा की। अब प्रश्न बनेगा कि कर्क रेखा के सबसे निकट शहर कौन सा है? तो आपको कहना है कर्क रेखा के निकट जो है वो बांसवाड़ा है। कौन है? बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के निकट शहर कौन सा है राजस्थान का? बांसवाड़ा है। ये याद रखना, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझ लो, यहां पे देख लो सीधी सी कि हमारा जो राजस्थान है उसका अधिकांश भाग जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। किधर है? उत्तर में है। अब कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए हमारे राजस्थान को कौन से कटिबंध में शामिल किया जाता है? उपोष्ण कटिबंध में। इसमें शामिल करोगे? उपोष्ण कटिबंध में शामिल करोगे। लेकिन एक सीधा सा प्रश्न और बन रहा है, भाई राजस्थान का अधिकांश भाग तो उपोष्ण कटिबंध में शामिल हो रहा है, लेकिन राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसको हम लोग उष्ण कटिबंध में भी शामिल करते हैं? क्या बता सकते हो वो जिला कौन सा है राजस्थान का जिसको हम लोग उष्ण कटिबंध में शामिल करते हैं? तो ध्यान रखना, यहां पे हमारा ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये उष्ण कटिबंध में भी शामिल होते हैं। भाई कौन कौन शामिल हो रहा है देखो, एक तो हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा है ना, और एक हो गया डूंगरपुर। कौन सा हो गया? डूंगरपुर हो गया। अब इनको जो है हम लोग किस में शामिल करते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामिल किया जाता है किस में? तो आपको कहना है उष्ण कटिबंध में। किस में शामिल करते हैं बताओ? उष्ण कटिबंध में शामिल करते हैं। उष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता है। भाई किस में करते हैं बताओ? ये किया जाता है इनको उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में। अब प्रश्न बनेगा उष्ण कटिबंध में, भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा को तो किस में शामिल कर लिया? उष्ण कटिबंध में। और राजस्थान का अधिकांश भाग किस में शामिल हो गया? वो हो गया उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन भारत की जो जलवायु है उसमें जो ज्यादा विशेषताएं मिलती हैं वो हमें मिलती हैं किसकी? उष्ण कटिबंध की। इसीलिए भारत की जलवायु को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताओ? ये भारत की जलवायु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, यहां पे
आप लोगों के सामने दूसरा जो प्रश्न आ रहा है, बड़ी सीधा सा प्रश्न मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। देखो, हमारे राजस्थान में विशेष रूप से अगर बात की जाए, देखिए 21 जून का जो दिन होता है, कौन सा दिन बताओ? 21 जून। भाई दिन कौन सा? 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं किसके ऊपर? कर्क रेखा पे। किस पे बताओ? कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें क्या गिरेंगी? सीधी गिरेंगी। प्रश्न बना, राजस्थान के कौन से जिलों में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। तो आपको कहना है राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सूर्य की किरणें क्या गिरती हैं? सीधी गिरती हैं। और इससे आगे जो जो हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे, तो सूर्य की किरणें क्या होती चली जाएंगी? तिरछी होती चली जाएंगी। इसीलिए प्रश्न बन रहा है कि राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कहां गिरेंगी? बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी कहां गिरेंगी? तो आपको कहना है कहां गिरेंगी बताओ? गंगानगर, हनुमानगढ़। कहां पे बताओ? गंगानगर, हनुमानगढ़ में कैसी गिरेंगी? तिरछी गिरेंगे। समझ में आ रही है ना बात? सीधी कहां गिरी? सीधी गिरी बांसवाड़ा में। सबसे तिरछी कहां गिरी? गंगानगर में, बाद में हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो यह भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप। हम लोग बात करें यहां पे, हमने कहा हालांकि हमारा सूर्य उदय सबसे पहले कहां होगा? धौलपुर में होगा। और सूर्य उदय सबसे पहले कहां होगा? धौलपुर में। और सबसे बाद में कहां होगा? जैसलमेर में। लेकिन सूर्य की सीधी किरणें कहां गिरेंगी? बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी गंगानगर में। कहां पे बोलो? गंगानगर में। आप जो जो बढ़ते जाओगे उत्तर की ओर, जो जो बढ़ के जाओगे उत्तरी अक्षांश की ओर, तो जो जो सूर्य की किरणें क्या पड़ती जाएंगी? तिरछी पड़ती जाएंगी। आपको यह चीज यहां पे समझ लेनी है। ठीक है, हालांकि हमारे राजस्थान की जो ज्यादातर जलवायु है वो कैसी है? उष्ण व शुष्क प्रकार की जलवायु यहां पे पाई जाती है। दूसरा जो प्रश्न यहां पे हम लोग बात करें, तो हमारे राजस्थान का हमें देखना है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। हमारे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अक्षांश व देशांतरीय विस्तार की, तो हम लोग चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमारे सामने आ रही है कि हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है वो क्या है। तो एक चीज तो यहां पे आप समझ लीजिए कि ये जो हमारे राजस्थान का विशेष रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो रेखा है ये हमारे राजस्थान का आप कह सकते हो भाई दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। और ये जो हमारे राजस्थान का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। तो प्रश्न बनेगा कि भाई राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बताओ क्या है हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार? बता सकते हो? तो देखो, बड़ा सिंपल से तरीके से आपको समझना है उसको। भाई राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या बताओ? उत्तरी अक्षांश है। भाई राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो आपको कहना है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे हमारा राजस्थान स्थित है। दूसरा प्रश्न यहां पे क्या बनेगा? वो ये बनेगा कि अक्षांशीय अंतर कितना है। और जब अंतर की बात आती है तो आपको कहना है
कि भाई यहां उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर ये जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब कितनी अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हमारे राजस्थान से गुजरती हैं। तो आपको कहना है, आपको क्या करना है, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को घटा देना है। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7 डिग्री 9 मिनट। ये हमारे राजस्थान का क्या आएगा, अक्षांशीय अंतर आएगा। क्या आएगा बताओ, अक्षांशीय अंतर आएगा। आपको यह चीज भी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप देखिए, यहां पे हम लोग चर्चा करें तो वो आप लोगों के सामने यह बनेगा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार बताओ, देशांतरीय विस्तार। भाई राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो देखना है। तो देखो, देशांतरीय विस्तार की अगर बात करोगे तो हमारे ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती हैं और उन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखा। तो हमारी पृथ्वी पर टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब हमने पहले ही एक प्रश्न देखा है कि हमारा राजस्थान जो है वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व में। इसका मतलब हमारे राजस्थान जो है वो पूर्वी देशांतर पे स्थित है। कौन से देशांतर पे, पूर्वी देशांतर पे। तो आप देख लीजिए, अब अपन बात करेंगे कौन से देशांतर की, पूर्वी जो देशांतर पे स्थित हमारा राजस्थान है। तो बताइए हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देखिए, ध्यान रखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर बोलो, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री, कौन सा डिग्री, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर है बताओ, पूर्वी देशांतर है। किसका, राजस्थान का। अब आप देखोगे तो एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमारे सामने यहां पे आएगी कि भाई ये जो हमारा राजस्थान है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, इसका जो विस्तार है वो क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब हमने यहां दोनों तरफ क्या लिखा, पूर्वी देशांतर। क्यों लिखा बताओ, इसलिए लिखा कि हमारा जो राजस्थान है वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो भाग है विश्व का, उसको शामिल किया जाता है पूर्वी देशांतर में। इसलिए राजस्थान कौन से देशांतर पे है, पूर्वी देशांतर पे है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कहां पे है, पूर्वी देशांतर पे। कौन स्थित है, राजस्थान। ठीक है, दूसरी बात आप समझ लीजिए, यहां पे बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात मैं आप लोगों के सामने यहां पे कर रहा हूं। पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है बताओ, 869 किलोमीटर है। ये हो गई 869 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लंबाई बताएंगे तो ये कितनी है, ये होती है 826 किलोमीटर। कितनी होती है, 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई होती है। जो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, यहां पे हम लोग बात करना चाहें राजस्थान के विषय में, तो एक सीधी सी बात मैं आप लोगों को बेसिकली बता दूं। देखिए, हमारे राजस्थान की अगर हम विश्व ग्लोब पे चर्चा करते हैं तो हमारा राजस्थान जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और हमारे भारत के विषय में बात करते हैं तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां स्थित है बताओ, उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन, राजस्थान। और अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए
हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है, और राजस्थान भी कहां पे है? राजस्थान भी किस में है? एशिया महाद्वीप में है। कहां पे है? एशिया महाद्वीप में। तो राजस्थान की जो लोकेशन एशिया महाद्वीप में विशेष रूप से देखने को मिलती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान जो है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हमें दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया में दिखाई देता है। कौन? राजस्थान। तो अब आप लोग यहां पे देख सकते हो, अब प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का जो है वो देशांतरीय अंतर क्या है? कौन सा अंतर बताओ? देशांतरीय अंतर। अरे भाई, देशांतरीय अंतर का मतलब आप लोग यूं समझ लो कि हमारे राजस्थान से कितनी देशांतर रेखाएं जो हैं वो गुजरती हैं। इस तरीके से ये जो हमारा राजस्थान है उससे कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो सीधी सी बात आपको बतानी है, तो आपको कहना है देशांतरीय अंतर कितना है। क्या करना है? 78 डिग्री 17 मिनट में से आपको घटाना कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट घटाना है। अब इसको घटाओगे तो ये 17 मिनट है और ये 30 है, तो 17 में से 30 तो नहीं घटा सकते ना। तो क्या करना पड़ेगा भाई? करना यह पड़ेगा, आपको यहां पे जाना पड़ेगा और यहां से एक डिग्री लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना, एक डिग्री बराबर क्या होता है? एक डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 60 मिनट के बराबर होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां से हमने एक डिग्री लिया तो कितना आया हमारे पास? 60। अब 60 17 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 77 बनेगा। कितना बनेगा बताओ? 77 बनेगा। अब 77 में से 30 घटाओगे तो कितना बचा बताओ? वो बच गया आपका 47 मिनट। यहां कितना बचा? 78 77, क्योंकि पहले 78 था, अब कितना बच गया? 77 बचा। तो 77 बचा तो आपको क्या करना है? इसको 77 में से 69 घटाओगे तो कितना बचा? 8 डिग्री। तो हमारा देशांतरीय जो अंतर है वो कितना है बताओ? वो हमारे पास आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आया बताओ? 8 डिग्री 47 मिनट हमारे पास आ गया हमारा देशांतरीय अंतर। ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोग यहां पे देखोगे तो हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, एक और बात आप समझ सकते हो, ये जो हमारा राजस्थान है, देखो यहां पे ये मिडल में, राजस्थान के मिडल में जो है वो कौन है? वो हमारा नागौर है। कौन है बताओ? नागौर है। ठीक है ना? कौन सा है? नागौर। और नागौर का जो गगराना गांव है, कौन सा? गगराना। देखिए ये जो गांव है गगराना, ये गगराना किसका है? ये गांव है किसका? नागौर का। और ये गांव जो है वो राजस्थान के मध्य में स्थित है। कहां स्थित है बताओ? राजस्थान के मध्य में स्थित है। कौन सा गांव? गगराना गांव। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने यहां पे करूं तो देखिए, उसके बाद में हम लोग बात करें तो आप लोग एक चीज बड़ी सीधी सी सिंपल सी समझ सकते हो। देखिए, एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूं तो आप लोगों को एक सीधी सी सिंपल सी बात आपको क्या देखनी है, वो इस तरीके से आपको देखना है कि ये जो हमारा राजस्थान है, इस तरीके से आप लोग बात करें देखिए, हम लोग बात करें यहां पे हमारे राजस्थान की तो एक चीज आपको और यहां पे समझनी है। वो क्या समझनी है? देखो, हमारे राजस्थान का जो सबसे पश्चिम में जो आखिरी गांव है उसको बोला जाता है कटरा। अब ये कटरा किसका है? तो आपको कहना है ये जैसलमेर का है। किसका है? जैसलमेर का है। अब जैसलमेर का जो आखिरी गांव है वो कौन सा है? कटरा जैसलमेर है।
जो कि हमारे पश्चिम में है, और हमारे पूर्व में जो आखिरी गांव है उसका नाम है सिलाना। कौन सा बताओ? सिलाना। और ये सिलाना किसका है? तो आपको कहना है ये धौलपुर का है। किसका है बताओ? धौलपुर का। भाई सिलाना गांव किसका है? धौलपुर का। और सबसे उत्तर में अगर बात करोगे तो हमारा गांव आएगा कोणा। कौन सा गांव बताओ? कोणा। और ये कोणा किसका है? तो आपको कहना है गंगा नगर का है। भाई कोणा किसका आखिरी गांव है? तो आपको कहना है वो आखिरी गांव किसका है? गंगा नगर का। मतलब श्री गंगानगर का जो आखिरी गांव है वो कौन सा है? कोणा है। और सबसे दक्षिण में जो आखिरी गांव है वो गांव आएगा अपने बांसवाड़ा का, जिसका नाम है बोरकुंड। कौन सा गांव है बताओ? बोरकुंड। भाई वो बोरकुंड जो गांव है वो किसका है? ये बांसवाड़ा का है। किसका है बताओ? बोरकुंड जो गांव है वो किसका है? बांसवाड़ा का। तो सबसे उत्तर में जो आखिरी गांव है वो कौन सा है? कोणा है। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंड है। बोरकुंड किसका है? तो आपको कहना है बोरकुंड जो है वो बांसवाड़ा का है। किसका है? बांसवाड़ा का। बोरकुंड किसका है? बांसवाड़ा का है। आपको यह भी समझना है। दूसरी बात, पश्चिम में जो आखिरी गांव है वो कौन सा है? कटरा है। कटरा किसका है? जैसलमेर का। और पूर्व में जो आखिरी गांव है वो कौन सा है? सिलाना। और सिलाना किसका है? तो आपको कहना है सिलाना जो है वो धौलपुर का आखिरी गांव है। किसका है बताओ? धौलपुर का आखिरी गांव है कौन सा? सिलाना। तो एक चीज यहां पे समझनी है, देखो राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो कहां होगा? धौलपुर में होगा। और सबसे बाद में कहां होगा? जैसलमेर में होगा। कहां होगा बताओ? जैसलमेर में होगा। आप ध्यान रखना कहां होगा? जैसलमेर में होगा। यह भी एक विशेष बात है। अब प्रश्न बनेगा कि पहले कहां हो रहा है? धौलपुर में। और बाद में कहां हो रहा है? जैसलमेर में। तो भाई हमारा जो स्थानीय समय अंतर है वो क्या रहेगा? स्थानीय जो समय अंतर है वो क्या रहेगा? तो देखो एक चीज तो आप मान करके चलो, यहां पे हमारी जो पृथ्वी होती है, क्या होती है? पृथ्वी। पृथ्वी की गतियां, देखिए हमारी जो पृथ्वी होती है वो दो तरीके की गतियां करती है। अब दो तरीके की गतियां करती कौन सी है? तो आपको कहना है एक तो पृथ्वी करती है घूर्णन गति, इसी को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति। इसी को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। दूसरा एक गति होती है परिक्रमण। कौन सी होती है बताओ? परिक्रमण। और परिक्रमण को ही क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति। हमारी जो पृथ्वी है कि जो घूर्णन गति है, देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो अपना एक घूर्णन चक्र कौन सी दिशा में? देखिए ध्यान रखना, पृथ्वी हमेशा जो है वो पूर्व से, पृथ्वी की जो विशेष बात हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो उसकी एक तो गति कौन सी होती है? घूर्णन गति। और एक गति कौन सी होती है? एक गति होती है उसकी परिक्रमण गति। पृथ्वी जो है वो अपना एक जो घूर्णन चक्र पूर्ण करती है या घूर्णन करती है, तो वो किधर करती है? वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। किधर करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो ध्यान रखना, और एक घूर्णन चक्र पूर्ण करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कितना लेती है? लगभग 24 घंटे का समय लेती है अपना एक घूर्णन चक्र पूर्ण करने में। कौन बताओ? पृथ्वी लेती है। अब प्रश्न यह बना कि पृथ्वी अपना एक घूर्णन चक्र पूरा करने में जो समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट या 4 सेकंड के करीब लेती है। तो लगभग कितना हो गया? 24 हो गया, है ना। और हमारी पृथ्वी के ऊपर टोटल जो देशांतर है वो कितने हैं? 360। ठीक है, कितने हैं बताओ? 360।
अब हमारी जो पृथ्वी है वो अपना एक घूर्णन चक्र पूर्ण करने में लगभग 24 घंटे लेती है। अरे यूं समझो कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर सूर्य के सामने क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है। ठीक है, 24 घंटे मतलब 360 देशांतर पार करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो एक घंटे में कितने देशांतर पार होंगे? एक घंटे में 15 होंगे। कितने? 15। अगर एक घंटे में 15 देशांतर पार हो रहे हैं या क्रॉस हो रहे हैं तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आपको कहना है 4 मिनट। कितना समय लगेगा बताओ? 4 मिनट। कितना समय लगा? 4 मिनट। समझ रहे हो? अब राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है या राजस्थान से जो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं वो बता सकते हो कितनी गुजरती हैं? तो आपको कहना है हमारे राजस्थान से 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितनी? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर रेखाएं हमारे राजस्थान से गुजरती हैं। तो प्रश्न बनेगा एक देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लगा? 4 मिनट। कितना लगा बताओ? 4। टोटल कितने हैं? 8 डिग्री 47 मिनट। टोटल कितने हैं बताओ? 8 डिग्री 47 मिनट। तो आपको यहां पे यह समझना है कि भाई एक को पार करने में 4 मिनट लग रही हैं, तो पहले क्या करो, 8 को गुणा कर लो किससे? 4 से। तो कितना आया? 8 चौक 32। तो ये क्या है? मिनट है। फिर हमारे पास है 47। 47 गुणा 4 हमने जब किया तो 7 चौक 28, ये लो 28 आ गया, 8 हो गया। और 4 चौक 16, 16 और 2 188, और ये हो गई सेकंड। क्या हो गई बताओ? सेकंड। अब इनको क्या करना है? इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में अगर हम लोग बात करें यहां पे तो एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमारे सामने ये आएगी। जब इसको जोड़ा जाएगा तो पहले इसको मिनट बनानी पड़ेंगी। क्या बनानी पड़ेंगी? मिनट। तो ये क्या कितनी मिनट बनेंगे? देखो 3 मिनट और ये 8 सेकंड बनेंगे। अब 3 मिनट 8 सेकंड को आपको जोड़ना है किसमें? 32 मिनट में। तो कितना आया? ये आया 35 मिनट 8 सेकंड। कितना समय लगा बताओ? 35 मिनट 8 सेकंड। या आप क्या कह सकते हो? लगभग 36 मिनट। लगभग कितनी? 36 मिनट। अरे भाई आधी घंटे का लगभग समय लग जाता है। यहां से सूर्य जब उदय होगा, सबसे पहले सूर्य यहां उदय होगा और यहीं पे क्या होगा? सबसे पहले अस्त होगा। और यहां पे सूर्य जो है वो सबसे बाद में उदय होगा और सबसे बाद में ही क्या होगा? अस्त होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग कह सकते हो, है ना। प्रश्न पूछा गया है कि 72 डिग्री जो देशांतर रेखा वो कहां से गुजरती है, तो आप लोग कह सकते हो जैसलमेर से। कहां से बोलो? जैसलमेर से। तो इस तरीके का प्रश्न भी हमारे पास पूछा गया है। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां पे क्या समझनी है भाई? ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या यहां पे? तो स्थानीय समय मतलब हमारा धौलपुर और जैसलमेर के बीच में जो स्थानीय समय अंतर है वो कितना है? तो आपको कहना है 35 मिनट 8 सेकंड या लगभग 36 मिनट, है ना। या आप कहना हो तो लगभग आधी घंटे का समय लगता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहां हो गया? धौलपुर में। यह चीज आपको समझ लेनी है। दूसरी बात मैं आप लोगों से यहां पे करूं तो आप लोगों को यह देखना है, ठीक है। तो उत्तर में आखिरी गांव कौन सा हो गया? कोणा गंगानगर। पूर्व में कौन सा हो गया? सिलाना धौलपुर। और दक्षिण में कौन सा हो गया? बोरकुंड बांसवाड़ा। और पश्चिम में कौन सा हो गया? कटरा जैसलमेर। ये अंतिम गांव है। कौन सा गांव है बताओ? अंतिम गांव है। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात हम लोग यहां पे करें तो हमारे सामने अगला जो प्रश्न है वो बनेगा सीमाओं को लेकर के। कौन सा बनेगा? सीमाओं को। उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि हमने क्या क्या यहां पे देखा है। देखिए, हमने जो शुरुआत की थी वो सबसे पहले शुरुआत हमने की थी
कि हमारे राजस्थान की हमें क्या पढ़नी है, स्थिति और विस्तार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्थिति और विस्तार पढ़ना है। किसका? राजस्थान का। तो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है बताइए, कैसी आकृति है राजस्थान की? तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी है बताओ? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या और इसको हम लोग कह सकते हैं कैसी है बताओ? पतंगे जैसी है, या इसकी आकृति कैसी हो जाती है? रोम्बोस जैसी है। और किसने कहा है? टी.एच. हेडले ने कहा है। राजस्थान की आकृति कैसी दिखाई देती है? अरे भाई कहना है फ्रांस के जैसी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? फ्रांस के जैसी हमारे राजस्थान की आकृति दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न यह बनाया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको आप क्या कहते हो? कर्क रेखा कहते हो। क्या कहते हो बताओ? कर्क रेखा। प्रश्न बना कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कहां से गुजरती है? तो आपको कहना है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो आपको कहना 2 जिले हैं, एक तो है बांसवाड़ा और एक कौन सा है? डूंगरपुर। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से। कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और राजस्थान का कर्क रेखा के सबसे निकट जो शहर है वो बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा शहर जो है वो कर्क रेखा के सबसे क्या है? निकट है। बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है और डूंगरपुर में लंबाई इसकी 1 किलोमीटर है। कितनी है बताओ? 1 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? कर्क रेखा की। ध्यान रखना। और ये जो कर्क रेखा है ये विशेष रूप से अगर बात की जाए तो ये भारत के, ये जो कर्क रेखा है अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये भारत के जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है? अरे आपको कहना है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8। 8 राज्य कौन से हैं? देखो, सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। और सबसे पूर्व में कौन है? मिजोरम। और राजस्थान से भी गुजर रही है। कहां से गुजर रही है बताओ? राजस्थान। अब राजस्थान की अगर आप बात करोगे तो आप देखो, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर चलोगे तो राजस्थान 7वें नंबर पे है, और पश्चिम से पूर्व की ओर चलोगे तो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है गुजरात के बाद। समझ रहे हो ना? तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के क्या है? उत्तर में है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो भारत का भाग है उसको क्या किसमें शामिल करते हैं? उपोष्ण कटिबंध में। कटिबंध किसको कहते हैं? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। और दक्षिण कर्क रेखा के दक्षिण में जो भाग है उसको शामिल किया जाता है उष्ण कटिबंध में, है ना? और भारत के उत्तर पश्चिम में विशेष रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को शीतलहर से बचाता है और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोक करके वर्षा करवाता है। कौन? हिमालय। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसकी वजह से उपोष्ण कटिबंधीय दशाएं भारत में नहीं बन पाती और भारत में कैसी दशाएं बनती हैं? उष्ण कटिबंधीय। इसीलिए भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यह भी समझना है आप लोगों को। और दूसरी बात देखिए, हमारा जो भारत है विश्व ग्लोब पे यहां पे है, तो इसका मतलब भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में बताओ? उत्तर पूर्वी। अरे भारत जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में, मतलब उत्तरी अक्षांश पे। कौन से अक्षांश पे बोलो? उत्तरी अक्षांश पे। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, अर्थात पूर्वी देशांतर पे स्थित है। कौन? हमारा भारत। तो इसलिए भारत कहां हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां हो गया बताओ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न, हमारा भारत जो है, हमारे राजस्थान, भारत की राजस्थान कहां स्थित है? तो भाई आपको कहना है यहां हमारा राजस्थान स्थित है। भाई यहां भारत का कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। कौन सा बताओ? राजस्थान। तो भारत के किधर हो गया? उत्तर पश्चिम में हो गया। कौन बोलो? राजस्थान। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात है, यहां पे आप लोग सीधे से तरीके से समझ रहे हो।
ये राजस्थान उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पूर्व गोलार्ध में, विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कौन? भारत। तो इसका मतलब हमारा राजस्थान भी वहीं पे है। और भारत में कहां पे है? उत्तर पश्चिम में है कौन? राजस्थान। और एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिण पश्चिम में आता है कौन आता है? राजस्थान आता है। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, ठीक है। फिर देखो आप, उसके बाद में मैं आप लोगों को यहां पे चर्चा करूं तो वो चर्चा आप लोगों के सामने आती है कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। यह हमने देखा। तो आप लोगों के सामने बड़ा सीधा सा है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे कौन स्थित है? हमारा राजस्थान स्थित है। कौन स्थित है बताओ? राजस्थान स्थित है। अब अक्षांशीय अंतर कितना है? अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट है। कैसे आया? अरे ऐसे आया कि 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट को घटाया। अब घटाया तो कितना आया? 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आया बताओ? 7 डिग्री 9 मिनट आया। यह भी ध्यान रखना। फिर हमने कहा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो आपको कहना है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है। कौन स्थित है? हमारा राजस्थान स्थित है। कौन स्थित है? हमारा राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान का भाई देशांतरीय अंतर कितना है? तो अंतर को जब हमने निकाला तो कितना आया? तो अंतर आया 8 डिग्री 47 मिनट। इसका मतलब यह है कि हमारे राजस्थान से 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितनी गुजरती हैं? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर रेखाएं राजस्थान से गुजरती हैं। ठीक है, सीधा सा आप लोगों को यह ध्यान में रख लेना है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो कितनी है? 826 है। कितनी है बताओ? 826 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो कितनी है? वो 869 किलोमीटर है। कितनी है बताओ? 869 किलोमीटर है। और राजस्थान के मिडल में जो जिला है वो कौन सा है? नागौर। और गांव का नाम जो है वो है गगराना। कौन सा बताओ? गगराना। किसका? नागौर का। यह भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। दूसरी बात आप लोगों को यहां पे समझनी है, जो हमें देखनी है वो आप देखिए, यहां पे हम लोग चर्चा करें तो हमने क्या कहा कि राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा गांव है? तो आपको कहना है कोणा गांव। और दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में जो आखिरी गांव है वो है बोरकुंड। बोरकुंड बांसवाड़ा। किसका है बताओ? बोरकुंड जो गांव है वो किसका है? वो बांसवाड़ा का है। किसका है बताओ? बांसवाड़ा का। जो आखिरी गांव है वो बोरकुंड है और वो किसका है? बांसवाड़ा का। और इसके पश्चिम में जो आखिरी गांव है कौन सा बताओ? पश्चिम में, उसको बोलते हैं कटरा। कटरा किसका है? जैसलमेर का है। और पूर्व में आखिरी गांव है कौन सा? सिलाना। और सिलाना किसका है? धौलपुर का है। किसका है बताओ? सिलाना। सिलाना धौलपुर का आखिरी गांव है। किसका? धौलपुर का आखिरी गांव जो है वो कौन सा है? वो सिलाना है। समझ रहे हो? अब आपको क्या समझना है? देखो, हमने कहा कि पृथ्वी की जो गतियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन सी? एक तो होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। और पृथ्वी अपनी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। समझ रहे हो ना? किधर करेगी बताओ? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। तो सूर्य उदय जो है वो सबसे पहले कहां होगा? सिलाना में होगा। कहां होगा? सिलाना में। और सिलाना के बाद में कहां होगा? कटरा जैसलमेर में। तो जो स्थानीय समय है उसमें अंतर क्या रहेगा? प्रश्न बनेगा कि स्थानीय समय में क्या अंतर रहेगा? तो आपको कहना है 35 मिनट 8 सेकंड का रहेगा। कितना रहेगा बताओ? 35 मिनट 8 सेकंड। लगभग कितना? 36 मिनट। क्यों? कैसे आया? अरे पृथ्वी को सूर्य के सामने एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4।
तो 8 डिग्री 47 मिनट को जब क्रॉस करेगा तो कितना समय लगेगा? 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा बताओ? 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहां पे चर्चा की। देखिए, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी अपना एक घूर्णन चक्र, जैसे मान लो ये पेन है, अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पे अपना घूर्णन चक्र पूर्ण करती है, मतलब ये देखो एक ही जगह पे घूम रहा है, तो इसको तो कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा। क्या कर रही है बताओ? परिक्रमा। इसको कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है ना। तो यह भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। इसको क्या बोला जाता है? परिक्रमण गति बोला जाता है। तो जो घूर्णन गति है भाई, लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक घूर्णन चक्र क्या कर लेती है? पूर्ण कर लेती है। तो यह भी आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है ना। तो यह सीधी सी बात है। दूसरी बात मैं आप लोगों से यहां पे करूं, देखिए हम लोग यहां पे राजस्थान का भूगोल जो है वो क्रम से पढ़ने वाले हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं और निःशुल्क पढ़ने वाले हैं। इसका कोई चार्ज नहीं। दूसरी बात, राजस्थान का भूगोल पूरा होगा, भारत का पढ़ेंगे, विश्व का पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर अपन शुरू करेंगे, सेकंड पेपर भूगोल का वो भी शुरू करेंगे, और फर्स्ट पेपर का राजस्थान का भूगोल है वो भी कंप्लीट करेंगे। वो धीरे धीरे अपनी सारी चीजें आगे से आगे बढ़ती जाएंगी। बस आप लोगों को तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जैसा आप लोगों को लगता है वैसा आपको करना है। अच्छा लगता है तो लाइक करो, और अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग इस कक्षा को कंटिन्यू पढ़ो, बहुत आनंद आने वाला है। जो भी अपन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से आप लोगों का परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो फिर से कहूंगा कि चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। वो लाल रंग का जो बटन है ना, उसको दबा दो, बस घंटी को दबा दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो पार्ट है वो अभी अपन शुरू करेंगे अगली कक्षा में। और आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, ठीक है, ओके।